रात का समय था और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। मध्य प्रदेश के घने जंगलों से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 44, जो नागपुर से सीधा उत्तर की ओर जाता है, उस रात सुनसान पड़ा था। इस मार्ग पर अक्सर ट्रक ड्राइवरों को अकेले ही लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं और ऐसी ही एक यात्रा पर रवि नामक एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर निकला था। रवि ने अपनी जिंदगी के 20 साल इस पेशे में बिताए थे और उसने भारत के लगभग हर कोने में अपने ट्रक के पहियों के निशान छोड़े थे। उस रात उसे नागपुर से भोपाल के लिए एक महत्वपूर्ण सामान की डिलीवरी करनी थी। रास्ता लंबा था, लेकिन रवि को अपनी मंजिल तक समय पर पहुंचना था, इसलिए उसने रात में ही यात्रा करने का निर्णय लिया। रात के लगभग 11 बजे जब रवि अपने ट्रक के साथ जंगल के बीचों बीच था, तो उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी है। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। रवि ने सोचा कि इतनी रात में इस सुनसान जगह पर यह औरत क्या कर रही है। उसने ट्रक की गति कम की और औरत के पास रुककर पूछा, माँ जी, आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? आपको कहीं जाना है? बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, बेटा, मुझे आगे वाले गांव तक जाना है, क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे? रवि ने सोचा कि इस सुनसान जगह पर इस उम्र की औरत को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने उसे ट्रक में बैठने का इशारा किया। औरत ट्रक के केबिन में चढ़ गई और रवि ने फिर से ट्रक चलाना शुरू किया। रास्ते में रवि ने उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन औरत ने बहुत कम जवाब दिए। उसकी आंखें सीधी सड़क पर टिकी थीं और उसका चेहरा बिना किसी भाव के था। रवि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद रवि ने महसूस किया कि ट्रक का तापमान बढ़ रहा है। उसने ट्रक को सड़क के किनारे रोका और इंजन की जांच करने के लिए नीचे उतरा। इंजन से भाप निकल रही थी और उसे समझ में आया कि रेडिएटर में पानी की कमी हो गई है। उसने पास के एक छोटे से तालाब से पानी लाने का निर्णय लिया। रवि ने बूढ़ी औरत से कहा, माँ जी, मैं पास के तालाब से पानी लेने जा रहा हूँ, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आता हूँ। औरत ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। रवि टॉर्च लेकर तालाब की ओर बढ़ा। तालाब ट्रक से लगभग 100 मीटर की दूरी पर था और चारों ओर घना अंधेरा था। जैसे ही वो पानी भरने के लिए झुका, उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने इसे अपनी भ्रांति मानकर नज़रअंदाज किया और पानी भरकर वापस ट्रक की ओर चल पड़ा। जब वो ट्रक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि केबिन का दरवाज़ा खुला है और वो बूढ़ी औरत गायब है। रवि ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कहीं भी वो औरत दिखाई नहीं दी। उसने सोचा कि शायद वो किसी ज़रूरत के लिए नीचे उतरी होगी, इसलिए उसने आवाज़ लगाई, माजी, आप कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं आया। रवि ने ट्रक के आसपास खोजबीन की, लेकिन वो औरत कहीं नहीं मिली। अचानक उसे ट्रक के पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने जल्दी से रेडिएटर में पानी भरा और ट्रक में बैठकर इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि ट्रक का वजन बढ़ गया है, जैसे कि किसी ने पीछे भारी सामान लाद दिया हो। रवि ने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ स्पष्ट नहीं दिखा। उसने ट्रक को रोका और नीचे उतरकर पीछे की ओर गया। जैसे ही उसने ट्रक के पीछे झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ट्रक के पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा विकृत और आंखें लाल थीं। वह जोर जोर से हंस रही थी और उसकी हंसी की आवाज़ जंगल में गूंज रही थी। रवि का शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत ट्रक की ओर दौड़ लगाई और केबिन में बैठकर दरवाजे लॉक कर लिए। उसने इंजन स्टार्ट किया और तेजी से ट्रक को आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ ही दूरी पर ट्रक अचानक बंद हो गया। रवि ने कई बार कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। ट्रक का इंजन बंद हो चुका था और बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था। पीछे देखने की हिम्मत वो खो चुका था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से वो भयानक चेहरा देख लिया था। वह पसीने से भीग चुका था और हाथ कांप रहे थे। रवि ने दोबारा ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रक का इंजन जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने जाम कर दिया था। अचानक ट्रक के दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखटाया। रवि की सांसें थम गईं। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और साइड मिरर में देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन अगले ही पल मिरर पर खून से सने हाथों की छाप उभर आई। रवि ने तेजी से आंखें बंद कर लीं और हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। उसे लगा जैसे पूरा ट्रक हिल रहा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे इधर उधर झटका दे रही हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। रवि ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा।
बाहर अब भी वही घना अंधेरा था, लेकिन हवा में कुछ बदलाव महसूस हो रहा था। उसने कांपते हाथों से ट्रक का इग्निशन घुमाया और इस बार इंजन एक झटके में चालू हो गया। रवि ने बिना देर किए क्लच दबाया और ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ा दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी नज़रें सिर्फ सड़क पर थीं। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद रवि को सामने सड़क किनारे एक ढाबा दिखाई दिया। उसने राहत की सांस ली और ट्रक को ढाबे के बाहर रोका। ढाबा थोड़ा उजाड़ था, लेकिन वहां कुछ लोग बैठे चाय पी रहे थे। रवि के ट्रक से उतरते ही एक बूढ़ा ढाबे का मालिक उसकी ओर आया। बेटा, बहुत डरा हुआ लग रहा है। सब ठीक तो है? बूढ़े ने पूछा। रवि ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, आगे जंगल में एक बूढ़ी औरत मिली थी। मैंने उसे ट्रक में बिठाया, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गई। और रवि बोलते बोलते चुप हो गया। बूढ़े का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, वो औरत कोई इंसान नहीं थी, बल्कि इस जंगल की एक प्रेत आत्मा है। रवि का खून ठंडा पड़ गया। क्या? उसने कांपते हुए पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया। ये कहानी बहुत पुरानी है। वर्षों पहले इसी सड़क पर एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ सफर कर रही थी, लेकिन कुछ लुटेरों ने उन्हें रोक लिया और उनके सारे पैसे छीन लिए। जब उन्होंने विरोध किया तो लुटेरों ने बेरहमी से दोनों की हत्या कर दी और उनके शवों को जंगल में फेंक दिया। तब से इस सड़क पर कई लोगों ने उस बूढ़ी औरत को देखा है। वह ट्रक ड्राइवरों से लिफ्ट मांगती है और जो उसकी मदद करता है उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। रवि के हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। उसका मन अब भी विश्वास करने को तैयार नहीं था, लेकिन जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था वो उसकी हड्डियों तक को जमा देने के लिए काफी था। अब मैं क्या करूं बाबा? रवि ने डरते हुए पूछा। बूढ़े ने एक ताबीज निकाला और रवि के हाथ में रख दिया। इसे पहन लो और सुबह होने से पहले इस जंगल को पार कर जाओ। रास्ते में कोई भी अगर मदद मांगे तो मत रुकना। रवि ने जल्दी से ताबीज को गले में पहन लिया। उसने बाबा का धन्यवाद किया और ट्रक में बैठ गया। लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ और भयानक घटनाएं उसका इंतजार कर रही थीं। रवि ने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और ढाबे से निकल पड़ा। उसका मन अब भी विचलित था, लेकिन बूढ़े के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। रास्ते में कोई भी अगर मदद मांगे तो मत रुकना। उसने ताबीज को कसकर पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। घड़ी रात के 2 बजा रही थी और जंगल का रास्ता अब और भी डरावना लग रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था और हल्की हल्की धुंध भी फैल चुकी थी। रवि ने अपने अनुभव से जाना था कि जंगलों में धुंध अक्सर सुबह के समय बढ़ती है, लेकिन इतनी घनी धुंध आधी रात को होना सामान्य नहीं था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद रवि को सड़क के किनारे एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वह हाथ हिला रहा था, जैसे किसी से मदद मांग रहा हो। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बूढ़े की चेतावनी याद की और ट्रक की गति बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति पास आया, रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। वहाँ कोई अजनबी नहीं था। वहाँ वही बूढ़ा था जिससे वह अभी ढाबे पर मिला था। बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वैसी ही पोशाक, वैसी ही आंखें। रवि का दिमाग सुन्न पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया। उसने तो कुछ मिनट पहले ही उस बूढ़े से ढाबे पर मुलाकात की थी, तो वो यहाँ कैसे आ सकता था? रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। जैसे ही वो व्यक्ति ट्रक के करीब आया, उसने रवि की ओर देखा और मुस्कुराया। लेकिन वो कोई सामान्य मुस्कान नहीं थी। उसके होंठ असामान्य रूप से चौड़े हो गए थे और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। रवि ने तेजी से सड़क पर ध्यान केंद्रित किया और बिना रुके आगे बढ़ गया। कुछ मिनट बाद जब उसने पीछे देखने की हिम्मत की तो वहां कोई नहीं था। सब कुछ फिर से शांत था, लेकिन उसका मन अब भी घबराया हुआ था। कुछ दूरी तय करने के बाद रवि को सामने एक पुल दिखाई दिया। यह पुल पुराना और जर्जर था, लेकिन इस रास्ते पर यही एकमात्र रास्ता था। रवि ने ट्रक की गति धीमी कर दी और धीरे धीरे पुल पार करने लगा। जैसे ही वो पुल के बीच में पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि ट्रक का वजन अचानक बढ़ गया है, जैसे किसी ने भारी सामान लाद दिया हो। रवि ने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी आत्मा जैसे शरीर से निकल गई हो। ट्रक के पीछे वही बूढ़ी औरत बैठी थी। इस बार उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसके होठों से खून टपक रहा था और उसकी उंगलियां ट्रक की बॉडी पर खरोंच के निशान बना रही थीं। रवि ने घबराकर ब्रेक दबाया, लेकिन ट्रक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो तेजी से आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। रवि ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अचानक एक तेज चीख गूंजी और ट्रक झटके से रुक गया। रवि ने धीरे से आंखें खोलीं। बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी,
लेकिन ट्रक अब भी पुल के बीचों बीच खड़ा था और सामने गहरी खाई थी। रवि ने घबराकर ट्रक को रिवर्स में डाला और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। जैसे ही ट्रक पुल से सुरक्षित बाहर निकला, उसने राहत की सांस ली। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इस रात में अभी और भी डरावनी घटनाएं उसका इंतजार कर रही थीं। रवि की सांसें अब भी तेज चल रही थीं। उसने ट्रक को धीरे धीरे पुल से बाहर निकाला और आगे बढ़ा। लेकिन उसका दिमाग अब भी उस डरावने दृश्य में उलझा हुआ था। वो सोचने लगा कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। क्या सच में उस बूढ़ी औरत की आत्मा बदला लेना चाहती थी, या फिर ये महज उसका भ्रम था? रवि ने खुद को संभाला और ट्रक की गति बढ़ा दी। अब उसे इस जंगल से जल्द बाहर निकलना था। रात के लगभग 3 बज चुके थे और सड़क अब भी सुनसान थी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। रवि को थोड़ी राहत महसूस हुई। शायद ये कोई और ढाबा होगा जहां वो कुछ देर रुक सकता था और पानी पी सकता था। जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंचा, उसने देखा कि ये एक पुराना पेट्रोल पंप था, जो अब बंद हो चुका था। पेट्रोल पंप के चारों ओर जंग लगे पुराने टैंक और टूटे फूटे बोर्ड लटके हुए थे। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी, वो ये थी कि पंप के अंदर एक आदमी खड़ा दिख रहा था। रवि ने ट्रक रोका और खिड़की से झांक कर देखा। वो आदमी पेट्रोल पंप के पुराने काउंटर पर खड़ा था और उसकी नजरें सीधे रवि पर टिकी हुई थीं। उसकी शक्ल अजीब थी। चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था और आंखें गड्ढों में धंसी हुई लग रही थीं। रवि का गला सूख गया। वो जल्दी से ट्रक स्टार्ट करके वहां से निकलना चाहता था, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। वो आदमी धीरे धीरे चलकर ट्रक की ओर बढ़ने लगा। रवि ने हिम्मत जुटाकर तेजी से ट्रक स्टार्ट किया और गियर बदलकर तेजी से वहां से निकलने लगा। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उसे रियर व्यू मिरर में एक अजीब नज़ारा दिखा। वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब साफ नजर आ रहा था। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसका मुंह धीरे धीरे खुलता जा रहा था, जैसे वो कुछ बोलना चाहता हो। रवि ने तेजी से मिरर को घुमा दिया और सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन अब वो हर हाल में इस जंगल से बाहर निकलना चाहता था। लगभग आधे घंटे की ड्राइव के बाद उसे सड़क के किनारे एक छोटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर एक दीपक जल रहा था और वहां एक साधु बैठे हुए थे। रवि ने बिना कुछ सोचे ट्रक रोका और साधु के पास दौड़ कर गया। बाबा, मेरी मदद कीजिए, रवि ने कांपते हुए कहा। साधु ने उसे गौर से देखा और बोले, बेटा, तुम पर किसी आत्मा की छाया है। रवि का कलेजा कांप उठा। बाबा, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसने घबराकर पूछा। साधु ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। फिर उन्होंने एक कटोरी में भस्म लिया और रवि के माथे पर लगा दिया। ये आत्मा बहुत क्रोध में है, साधु बोले। तुमने इसे अपने ट्रक में बिठाकर इसकी सीमा में प्रवेश कर लिया। अब ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक कि इसका समाधान न किया जाए। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। तो अब क्या करना होगा बाबा? उसने कांपते हुए पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, इसके लिए तुम्हें इस आत्मा की अधूरी इच्छा को पूरा करना होगा। तुम्हें यह पता लगाना होगा कि इस आत्मा को क्या चाहिए और फिर इसे मुक्ति दिलानी होगी। रवि के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। लेकिन बाबा, मैं ये कैसे करूंगा? साधु ने मंदिर के अंदर से एक तांबे का ताबीज निकाला और रवि के हाथ में दे दिया। इसे पहन लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, उन्होंने कहा। लेकिन याद रखना, इस आत्मा को धोखे में मत रखना, वरना इसका प्रकोप और भयानक हो सकता है। रवि ने जल्दी से ताबीज को अपने गले में पहन लिया और साधु के चरणों में गिरकर उनकी कृपा मांगी। लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी उसे उस आत्मा की अधूरी कहानी को जानना था और उसके पीछे छुपे रहस्य को सुलझाना था। रवि के गले में ताबीज पड़ा था, लेकिन उसका मन अब भी डरा हुआ था। साधु की बातों ने उसे और परेशान कर दिया था। अगर सच में वो आत्मा बदला लेने आई थी, तो वो उससे बच नहीं सकता था। लेकिन उसे आत्मा की अधूरी इच्छा भी नहीं पता थी। रवि ने मंदिर में जलते हुए दीपक की ओर देखा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। फिर उसने हिम्मत जुटाई और ट्रक की ओर बढ़ा। ट्रक अब भी सड़क किनारे खड़ा था, लेकिन कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, जैसे किसी की नजरें उस पर टिकी हों। रवि ने ट्रक का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे ट्रक में कोई और भी बैठा हो। उसने झटके से साइड मिरर में देखा। पीछे की सीट पर हल्का सा धुंधला प्रतिबिंब था। उसका पूरा शरीर कांप उठा। वो जानता था कि अगर उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भयानक हो सकता है, लेकिन ये जानना भी जरूरी था कि ये आत्मा उससे क्या चाहती थी। हिम्मत जुटाकर उसने कांपते हाथों से रियर व्यू मिरर को थोड़ा ऊपर किया ताकि चेहरा साफ दिख सके। मिरर में वही बूढ़ी औरत थी। इस बार उसकी आंखें सीधी रवि पर टिकी थीं और उसका चेहरा
पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था बल्कि दर्द था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। रवि ने हिम्मत करके धीरे से कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक ट्रक की खिड़कियां तेजी से हिलने लगीं और अंदर का तापमान ठंडा हो गया। रवि की सांसें तेज हो गईं। फिर एक धीमी कांपती आवाज आई, मेरा बेटा। रवि का दिल धड़क उठा। क्या? उसने घबराकर पूछा। लेकिन अब ट्रक के अंदर गहरी खामोशी थी। बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज अब भी रवि के कानों में गूंज रही थी। मेरा बेटा। रवि ने झटके से ट्रक चलाना शुरू किया। अब उसे समझ आ रहा था कि इस आत्मा की अधूरी इच्छा क्या थी। शायद ये औरत अपने बेटे को ढूंढ रही थी या फिर उसे इंसाफ दिलाना चाहती थी। लेकिन रवि को उस बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह कहाँ था? क्या वो जीवित था या उसकी भी हत्या कर दी गई थी? इन सवालों के जवाब जाने बिना वो आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। रवि ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और सोचने लगा कि उसे अब क्या करना चाहिए। क्या वो दोबारा उस बूढ़े साधु के पास जाए या फिर उसे किसी और से इस रहस्य का पता लगाना होगा? लेकिन एक बात तय थी, ये रात अभी और भयानक होने वाली थी। रवि का दिमाग अब तेजी से काम कर रहा था। अगर वो इस आत्मा से पीछा छुड़ाना चाहता था तो उसे ये पता लगाना होगा कि उसका बेटा कौन था और उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन इस अजनबी जंगल में उसे कहाँ और कैसे सुराग मिलेगा? ट्रक सड़क पर दौड़ रहा था, लेकिन अब रवि को हर चीज संदिग्ध लग रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था, पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं और बीच बीच में सड़क पर हल्की धुंध बन रही थी। रवि को ऐसा लग रहा था जैसे यह जंगल भी किसी रहस्य को छुपाए बैठा हो। कुछ देर बाद उसे सड़क किनारे एक पुराना पुलिस चौकी दिखा। चौकी टूटी फूटी हालत में थी और वहां कोई पुलिस वाला नहीं दिख रहा था, लेकिन शायद उसे यहाँ कुछ जानकारी मिल सकती थी। रवि ने ट्रक को किनारे लगाया और नीचे उतरा। चौकी के अंदर घुसते ही उसे दीवारों पर कुछ पुराने अखबार चिपके मिले। उस ध्यान से देखा और एक खबर ने उसका ध्यान खींच लिया। गुमशुदा बच्चा, मां की रहस्यमयी मौत के बाद बेटे का कोई अता पता नहीं। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से खबर पढ़ी। यह घटना करीब 15 साल पुरानी थी। एक महिला, जिसका नाम कमला था, की लाश इसी जंगल के पास मिली थी। गांव वालों का कहना था कि वह अपने बेटे को ढूंढने निकली थी, जो कुछ दिन पहले अचानक लापता हो गया था। पुलिस को कभी वो बच्चा नहीं मिला और कमला की मौत को आत्महत्या मान लिया गया। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वो आत्मा वही महिला थी? क्या वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए अब भी इस जंगल में भटक रही थी? तभी अचानक चौकी में रखी एक पुरानी कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। रवि का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ठंडी हवा का झोंका आया और उसे पीछे से वही जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरा बेटा। रवि ने डर के मारे अखबार का टुकड़ा उठाया और चौकी से बाहर भाग निकला। वो तेजी से ट्रक में बैठा और इंजन स्टार्ट किया। अब वो समझ चुका था कि उसे क्या करना होगा। उसे कमला के गांव जाकर पता लगाना होगा कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ था। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि आत्मा अब और भी ज्यादा बेचैन हो चुकी थी। जैसे ही रवि ने ट्रक आगे बढ़ाया, उसे सड़क के बीचों बीच एक परछाई खड़ी दिखाई दी। रवि ने तेजी से ब्रेक लगाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने सड़क के बीचों बीच वही परछाई खड़ी थी, बूढ़ी औरत की धुंधली आकृति जो धीरे धीरे उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे अंधेरे से भरी हुई हों। उसका चेहरा पहले से ज्यादा भयावह लग रहा था। रवि ने हिम्मत जुटाकर धीरे से खिड़की से बाहर झांका। कमला, उसने कांपती आवाज में कहा। आत्मा थोड़ी देर तक शांत रही, फिर अचानक हवा में एक तेज गूंज उठी, मेरा बेटा। सड़क के चारों ओर की टहनियां तेजी से हिलने लगीं और ट्रक के शीशों पर धूल की परत जम गई। रवि को लगा कि अब वक्त आ गया है। उसे इस आत्मा से भागना नहीं था, बल्कि इसे समझना था। उसने झटके से अखबार का टुकड़ा निकाला और उसे आत्मा की ओर दिखाते हुए कहा, कमला, तुम्हारा बेटा कहाँ है? मुझे बताओ। आत्मा अचानक कांपने लगी। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे और उसकी धुंधली आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। फिर एक धीमी आवाज आई, सिद्धू। रवि ने ध्यान दिया, ये शायद उसके बेटे का नाम था। सिद्धू कहाँ है? उसने तुरंत पूछा। आत्मा की आंखों में गहरी पीड़ा थी। उसने धीरे से हाथ उठाया और जंगल के अंदर की ओर इशारा किया। रवि ने देखा, वो जगह बेहद डरावनी थी। घना अंधेरा, सूखे पेड़ और एक टूटा फूटा पुराना कुआं। रवि समझ गया कि असली रहस्य यहीं छुपा था। उसने ट्रक को किनारे लगाया और हिम्मत जुटाकर जंगल की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। जंगल के अंदर का माहौल अजीब था। अचानक ठंडी हवा बहने लगी और चारों ओर सन्नाटा पसर गया। जैसे ही रवि कुएं के पास पहुंचा,
उसने देखा कि कुएं के किनारे पर कुछ पुरानी चीजें पड़ी थीं। एक छोटा लाल कपड़ा, कुछ जंग लगे खिलौने और मिट्टी से भरी एक पुरानी चप्पल। रवि ने महसूस किया कि यहाँ कुछ भयानक हुआ था। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक हल्की सिसकी सुनाई दी। रवि ने झुककर अंदर देखा, लेकिन कुएं में घना अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी कुएं में डाली, उसका खून जम गया। नीचे मिट्टी में आधा दबा हुआ एक कंकाल पड़ा था, जिसके पास एक टूटी हुई बाल्टी और एक खिलौना रखा था। रवि अब समझ चुका था, कमला का बेटा सिद्धू इसी कुएं में गिरकर मर गया था और शायद कमला को इसकी खबर ही नहीं मिली थी। शायद वो उसे ढूंढते ढूंढते मारी गई थी और उसकी आत्मा अब भी इस जंगल में भटक रही थी। रवि ने तेजी से कुएं से हटकर पीछे देखा। कमला की आत्मा वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी उदासी थी। रवि ने कांपते हुए कहा, कमला, तुम्हारा बेटा यहीं है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। आत्मा अचानक जोर से चीख पड़ी। पूरा जंगल कांप उठा और ठंडी हवा के रवि के चारों ओर घूमने लगे। रवि ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन उसकी चीख दिल तक चीर रही थी। कमला की आत्मा दर्द में थी और वो अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहती थी। रवि का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। कमला की आत्मा अब जोर जोर से रो रही थी और उसके चारों ओर अजीब सा काला धुआं उठने लगा था। जंगल में हर तरफ पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं, जैसे कोई भयंकर तूफान आने वाला हो। रवि समझ गया कि आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी, बल्कि अब उसका गुस्सा और बढ़ गया था। रवि ने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, कमला, तुम्हारा बेटा सिद्धू इस कुएं में गिरकर मरा था, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ? क्या किसी ने उसे मारा या ये महज एक दुर्घटना थी? आत्मा ने अचानक सिर झुका लिया। उसके चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा थोड़ी कम हो गई। फिर एक धीमी कराहती आवाज में उसने कहा, नहीं, यह हादसा नहीं था। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। तो क्या किसी ने तुम्हारे बेटे को मार दिया? उसने घबराकर पूछा। आत्मा ने धीरे से सिर हिलाया और फिर अचानक हवा में कुछ धुंधली आकृतियां बनने लगीं। रवि ने देखा, अब उसके सामने एक धुंधली परछाई थी, जिसमें कुछ लोग एक छोटे बच्चे को पकड़कर कुएं की ओर ले जा रहे थे। बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा था, माँ, बचाओ! लेकिन वे निर्दयी लोग उसे घसीटते हुए कुएं तक ले गए और उसे अंदर धक्का दे दिया। फिर वे लोग हंसते हुए वहां से चले गए। रवि की आंखों में आंसू आ गए। अब सारी बातें साफ हो चुकी थीं। सिद्धू की मौत एक हादसा नहीं थी, उसे बेरहमी से मार दिया गया था। लेकिन सवाल ये था कि ये किसने किया था और क्यों? कमला की आत्मा अब कांप रही थी। उसके हाथ जुड़ गए, जैसे वो रवि से विनती कर रही हो। उसकी धीमी आवाज आई, इंसाफ, सिद्धू को इंसाफ दो। रवि का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर किसी ने सिद्धू की हत्या की थी तो वे गांव के ही होंगे। शायद इसी वजह से कमला उन्हें खोजने के लिए निकली थी, लेकिन किसी ने उसकी भी हत्या कर दी होगी। रवि को अब गांव जाकर ये पता लगाना था कि इतने साल पहले क्या हुआ था। उसने तुरंत ट्रक की ओर दौड़ लगा। जैसे ही वो ट्रक में बैठा, उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके साथ बैठ गया है। उसने साइड मिरर में देखा, कमला की आत्मा अब भी वहीं थी, लेकिन अब उसका चेहरा उतना डरावना नहीं था। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण थी। रवि ने ट्रक स्टार्ट किया और गांव की ओर बढ़ने लगा। वो जानता था कि अब असली मुसीबत गांव में ही उसका इंतजार कर रही थी। रवि ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, सिद्धू को किसने मारा और क्यों? अब गांव जाकर उसे सच का पता लगाना था। लेकिन क्या गांव वाले उसे सच बताने देंगे? जैसे ही वो गांव पहुंचा, उसने देखा कि ये एक छोटा और सुनसान सा गांव था। चारों ओर मिट्टी के घर थे और गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि ने ट्रक को एक पुराने चबूतरे के पास रोका और नीचे उतरा। उसने चारों ओर नजर घुमाई। कुछ दूर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो ध्यान से रवि को देख रहा था। रवि ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर पूछा, बाबा, क्या आप कमला और उसके बेटे सिद्धू को जानते हैं? बूढ़ा आदमी एकदम सन्न रह गया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से इधर उधर देखा और धीरे से कहा, बेटा, ये नाम यहाँ मत लो। ये गांव इस राज को भूल चुका है। हमें चैन से जीने दो। रवि समझ गया कि गांव वाले कुछ छुपा रहे थे। उसने जोर देकर कहा, सच जानना जरूरी है बाबा। सिद्धू की आत्मा अब भी भटक रही है। बूढ़ा आदमी कांपने लगा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। सिद्धू को गांव के कुछ दबंग लोगों ने मार डाला था। रवि चौंक गया। लेकिन क्यों? उसने जल्दी से पूछा। बूढ़े आदमी ने आगे बताया, कमला बहुत गरीब थी और उसका बेटा सिद्धू गांव के सरपंच के खेतों में खेलता था। एक दिन उसने गलती से उनके कुएं में एक पत्थर गिरा दिया। सरपंच के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में कुएं में धक्का दे दिया। रवि का खून खौल उठा। और कमला? रवि ने पूछा। बूढ़े आदमी ने आह भरी। वो अपने बेटे को ढूंढती रही, लेकिन किसी ने सच नहीं बताया।
जब वो सरपंच के पास गई तो उन्होंने उसकी भी हत्या करवा दी और उसकी लाश जंगल में फेंक दी। रवि के हाथ कांपने लगे। अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। सिद्धू और उसकी मां की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह गांव के ताकतवर लोगों की बेरहमी थी। और अब कमला की आत्मा इंसाफ चाहती थी। रवि को अब तय करना था, क्या वो चुपचाप यहाँ से जाए या फिर इस गांव के गुनहगारों को बेनकाब करे। लेकिन उसे पता था, अगर उसने सच्चाई उजागर करने की कोशिश की तो वो भी खतरे में पड़ सकता था। रवि का दिल धड़क रहा था। अब उसके सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वो इस घिनौनी सच्चाई को बाहर लाएगा या फिर चुप रहकर अपनी जान बचाएगा। लेकिन जब उसने कमला की आत्मा की पीड़ा और सिद्धू के लिए इंसाफ की गुहार सुनी तो उसकी आत्मा भी इस अन्याय को सहन नहीं कर पा रही थी। रवि ने तय किया कि वो इस गांव के गुनहगारों को बेनकाब करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसने तुरंत गांव के सरपंच के घर का रुख किया। वो जानता था कि उसे जो कुछ भी करना होगा, वो किसी भी हालत में कमला और सिद्धू को न्याय दिलाएगा। सरपंच के घर के पास पहुंचते ही रवि ने देखा कि वो और उसके आदमी दरवाजे के पास खड़े थे, जैसे किसी खतरनाक योजना पर काम कर रहे हों। रवि ने बिना डरे सरपंच से कहा, मैं जानता हूं कि आपने सिद्धू और उसकी मां को मार डाला। सरपंच ने इसे हंसी में उड़ा दिया। तुम जैसे छोटे आदमी के लिए ऐसी बातें करना बेकार है। तुम जानते नहीं हो कि हमारे साथ खेलना कितना महंगा पड़ सकता है। रवि ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, लेकिन अब तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। उसकी बात सुनते ही सरपंच का चेहरा सख्त हो गया। फिर रवि ने उसकी ओर इशारा किया, कमला की आत्मा तुम्हारा पीछा करेगी और सिद्धू का हश्र तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सरपंच ने हड़बड़ी में अपने आदमी से कहा, उसे बंद कर दो अब। लेकिन रवि अब डरने वाला नहीं था। उसने हाथ में मोबाइल लिया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ये वीडियो मैं पुलिस को भेजूंगा और तुम सबको सलाखों के पीछे देखूंगा, रवि ने कहा। सरपंच का चेहरा अब पिघलने लगा। वो समझ गया कि अब उसका समय खत्म हो चुका था। कुछ ही मिनटों में पुलिस और पत्रकार गांव में आ गए। सरपंच और उसके आदमी गिरफ्तार हुए और सच्चाई सामने आई। कमला और सिद्धू को आखिरकार इंसाफ मिला। कमला की आत्मा अब शांत हो चुकी थी और सिद्धू की आत्मा को भी शांति मिल गई। रवि ने महसूस किया कि उसने जो किया वो सही था। रवि अब वापस ट्रक में बैठा। ये कहानी अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक नई शुरुआत के साथ। उसने एक गहरी सांस ली और ट्रक को फिर से स्टार्ट किया, जैसे एक और यात्रा शुरू होने वाली हो। इस बार रवि को अपनी यात्रा में केवल अंधेरे से नहीं, बल्कि सच्चाई की रोशनी से भी सामना हुआ था। रात का समय था और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। मध्य प्रदेश के घने जंगलों